मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज रविवार के दिन आप सबके बीच में हाजिर हूं। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि मैं आप ही का बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम हमराही लेकर के आया। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम जीवन की अलग अलग परिस्थितियों पर बात करते हैं। खासकर वैवाहिक जीवन को लेकर के हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, और ये जो कार्यक्रम है वो ये विशेष तौर पर दिव्यांग साथियों की जिंदगी को मद्देनजर रख करके तैयार किया गया है। मसलन उन्हें अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद अपने जीवन साथी की तलाश के लिए, अपने हमराही को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। क्या उनका ये सफर आसानी से पूरा हो जाता है या इसमें चुनौतियां आती हैं? समाज का, परिवार का कितना सहयोग मिलता है? यही सब बातों पर इस प्रोग्राम में हम बहुत ही विस्तार से बात करते हैं। हमने इसमें अभी तक अलग अलग परिस्थितियों को दिखाया, यानी ऐसे साथी भी आए जो दोनों दृष्टिबाधित थे, ऐसे साथी भी आए जिनमें एक दृष्टिबाधित थे, एक किसी और विकलांगता वाले थे, ऐसे साथी भी आए जिसमें एक पूरी तरह से सामान्य जीवन जी रहे थे और एक किसी तरीके से दिव्यांग। तो कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांगता का सामना कर रहा हो वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। और उनके अगर हमराही की कहानी कुछ विशेष है, समाज को झकझोरने वाली है, समाज को प्रेरित करने वाली है, समाज को अगर जगाने वाली उनकी कहानी है, तो यकीन मानिए आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। श्रोताओं, अभी तक हमने एक और प्रयास किया, वो ये कि हमने अलग अलग राज्यों का सफर तय किया। आज फिर हम एक नए राज्य में हैं। आप सब जानते हैं ये सफर हमारा राजस्थान से शुरू हुआ था, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और आज हम जा पहुंचे हैं गुजरात। जी, गुजरात का भी एक बहुत ही चर्चित शहर है जिसका नाम है भुज, और भुज से आज हमारे इस हमराही के सफर के साथ हैं झरना व्यास मैडम और हितेश व्यास सर। तो झरना मैडम और हितेश जी, आप दोनों का हमारे इस हमराही प्रोग्राम में रेडियो मधुबन की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं हितेश सर आपसे जानना चाहूंगा पहले कि हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हितेश व्यास है। मैं 2003 से जी कच्छ भुज में दिव्यांग व्यक्तियों का एजुकेशन विभाग में स्पेशल एजुकेटर तरीके श्रवणमंद बच्चों के लिए कार्यरत हूँ, और मेरा इस कार्य में बहुत अनुभव है। अच्छा। और कई बच्चे मेरे पास पढ़ लिख कर आगे भी अच्छी जॉब लेकर निकल चुके हैं। और हम इतना ही नहीं कि हम पढ़ाते, पढ़ाने के बाद उसको कहाँ पे जॉब लगेगी, कहाँ उसका सेटलमेंट करना है, सब हम उसकी लाइफ तक सोचते रहते हैं। यही हमारा कार्य है। गवर्नमेंट तो हमको जो हमारा वर्क है उसमें तो हमको पे कर रही है,
लेकिन फिर भी हम उसकी लाइफ तक उसको सपोर्ट देते रहते हैं। क्या बात है, जो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते। हाँ, सुन नहीं पाते। अभी तो सब फैकल्टी में हम काम करते हैं, जैसे सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, या मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, ऑर्थोपेडिक बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोच के हम कहीं भी उसको पढ़ा लिखा के आगे उसकी लाइफ सेट करते हैं। बहुत खूब। तो सर आपकी एजुकेशन क्या रही, जरा ये बताइए। मेरा वैसे तो नॉर्मल MA तक पढ़ा हूँ, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन किया है मैंने। डिप्लोमा किया था पहले भावनगर, उसके बाद फिर डिग्री किया है अहमदाबाद में, उसके बाद फिर यहाँ जॉब लग गई। तो MA कौन से सब्जेक्ट में किया सर आपने? वैसे तो पंडित है, संस्कृत में ही किया है। क्या बात है, तो फिर हाथ दिखाने आएंगे आपके पास हम भी। हम देखेंगे ना, आपका हाथ भी देखेंगे। हमारा भविष्य उज्जवल है कि नहीं। चलिए, तो ये तो एक जस्ट ऐसे ही। तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें कितने साल हो गए आपको? 18 साल जैसा हो गया मेरा। अच्छा, 18 साल से करीबन आप स्पेशल एजुकेटर के तौर पर कार्यरत हैं अंदर। जी, तो हितेश सर, आप मतलब किसी तरह की आपको शारीरिक कोई समस्या है या आप सामान्य जीवन? नहीं, मैं सामान्य नॉर्मल ही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो झरना मैडम। यस सर। हमने आपके सर की आवाज सुन ली, हमारे श्रोताओं ने भी सुन ली। अब हमारे श्रोताओं को जरा आपके जीवन के बारे में, आपके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ सर, मैं झरना व्यास, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती हूँ। जी। पहले तो मेरा विजन का प्रॉब्लम है, मैं विजुअली चैलेंज हूँ। ओके ओके। और मेरा विजन का प्रॉब्लम ये है, उसको रेटिना पिगमेंटोसा बोला जाता है मेडिकल साइंस में। जी जी जी। और इट इज वन काइंड ऑफ अनक्योरेबल डिसीज। आई नो, या ये मतलब ऐसी डिजीज है कि मुझे लगता है हर दूसरा व्यक्ति RB वाला मिल ही जाता है हमको कहीं ना कहीं। हाँ, उसमें क्या है कि सर वो क्योर नहीं होता ये प्रॉब्लम, उनकी कोई ट्रीटमेंट अभी तक आई नहीं है मेडिकल साइंस में। जी जी जी। और ये थोड़ा विस्तार में बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि डे बाय डे हमारा विजन लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत विजन है या बिल्कुल चला गया है? नहीं सर, थोड़ा बहुत बचा है, सबकी ब्लेसिंग्स के हिसाब से। अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। तो अभी आप कितना देख लेते हैं, कितना मतलब काम कर लेते हैं? हाँ सर, मैं घर में मेरा काम पूरा कर लेती हूँ, लेकिन बाहर दूर का देखना है और कोई किसी का दूर से फेस आइडेंटिफाई करना है तो मुझे प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, आपको पता नहीं चलता है कि वो कौन है? हाँ, उसका फेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, उनका स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कोई है मेरे सामने। ठीक। ये समस्या आपको बचपन से है या बाद में हुई मैम? हाँ सर, ये डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलूँ तो वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी है, वारसागत है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। लेकिन हम जब छोटे होते थे तब तो क्या है सर, वो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी है। जी, तो जी। पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता था, पढ़ते थे पूरा। मैं नॉर्मल के साथ ही एजुकेशन मेरा कंप्लीट किया है जी। और मैं NCC कैडेट भी ले चुकी हूँ सर। अरे वाह, बहुत खूब। और फायरिंग में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। क्या बात है, मतलब ये सब जब आपने उपलब्धियां हासिल की तब तक आंखों का पता नहीं था कि भाई आंखों में कुछ कमी हो रही है? ना सर, पता था, लेकिन तब मुझे कितना प्रॉब्लम होता था। रात में, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, रात में जो स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी या घर में लाइट नहीं रहती थी, तब मुझे दिखने में प्रॉब्लम आता था। जी जी जी। लाइट के उजाला के साथ तो मैं सब रात में भी देख सकती थी जी। इतना ही मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि डे बाय डे आपको नाइट विजन जाएगा, बाद में डे विजन भी लॉस होता चले जाएगा जी। क्योंकि रेटिना पर क्या ब्लैक डॉट्स लग जाता है पूरा। और दिन बाय दिन वो दिन प्रतिदिन वो डॉट्स बढ़ता जा रहा है। जी। तो मैम, एजुकेशन में आपने क्या किया हुआ है? मैंने BA किया है सर। अच्छा, BA के बाद फिर आगे नहीं सोचा पढ़ाई का? हाँ सर, वो क्या है कि पढ़ाई का स्टीयरिंग थोड़ा हंसते फिसल गया। और जिंदगी का स्टीयरिंग हाथ में आ गया है। जिंदगी का हाथ में आ गया। क्या बात है। तो मतलब आप दोनों के विवाह को कितना समय हो गया?
सर मैं उसके पहले थोड़ा मेरी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो मेरी हकीकत है। जी जी जी, बहुत खूब, जरूर बताइए, जरूर बताइए। हाँ सर, वो मैं 3rd ईयर में जो पढ़ रही थी जी। तब मेरी एक पहचान हुई, मेरे रिलेटिव्स है, मेरी बुआ के दियर के लड़के के साथ जी। उसमें दोस्ती हुई। बाद में हमारा दोस्ती एक स्टेप आगे हो गया और हमारा लव एंगेजमेंट हुआ या मैरिज में हमारा रिश्ता पलट गया। अच्छा, तो ये कौन से साल की बात है मैम, आपका जो लव मैरिज हुआ? मैं 2003 की बात कर रही हूँ। 2003 की बात कर रहे हैं, ओके। जब आप 2nd ईयर में पढ़ रहे थे? 2nd ईयर मेरे 2002 में कंप्लीट हो गया था। ओके, तो 3rd ईयर में आप थे और उस समय आपके फैमिली में ही एक लड़के से आपकी पहचान होती है और Yes. फिर वो पहचान प्यार में और प्यार शादी में बदल जाता है। जी जी मैम। और बस ऐसे ही रिश्ता आगे गया और मैरिज के बाद वो भी साइटेड थे। जी जी लाइफ चल रही थी आसानी से। वो ऐसे ही थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, तो उन्होंने बताया कि तुझे आंखों का प्रॉब्लम है तो पढ़ाई लिखाई अब नहीं करना है, जी। घर संभालो और हम कर लेंगे कुछ काम। ऐसे करते करते टाइम निकल गया जी मैम। और बस ऐसे ही नॉर्मल लाइफ चल रही थी। तो बाद में उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। कितने साल बाद में आपकी शादी के? मेरी शादी के 12 साल के बाद उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। 2015 में, मतलब 16 में। 16 में, जी जी। तो एकदम से तो मतलब आपके जीवन में तो पहाड़ टूट पड़ा होगा दुखों का मैम। ये सर कभी सोचा ही नहीं था कि चीज के सहारे हमने पूरी जिंदगी बिताना स्टार्ट किया है, वो अचानक से एक सेकंड में चले जाएंगे, हमें अकेले छोड़कर, जिंदगी पूरी अकेले में बिताकर। जी मैम, जी जी, वाकई में मतलब बड़ा ही मुश्किल है ऐसे में अपने आप को संभालना। तो मैम तब तक मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे वगैरह फिर हो पाए थे आपके? सर उसमें क्या प्रॉब्लम था कि हमारी शादी के 10 साल तक हमें कोई बच्चा नहीं था। जी मैम, जी। हाँ, तो वो भी अपने पापा के एक ही लौते लड़के थे। जी मैम, जी और मैम। एक उनकी दीदी थी, उनको भी बच्चा नहीं है और जी हमें भी बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो जी सोचते हैं कि हम सारी दवाएं ले, ट्रीटमेंट करवाए गायने के पास। जी मैम, जी मैम। ऐसे ऐसे 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद एक मुझे बेबी हुई। जी मैम। उनका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री, बहुत प्यारा नाम है। जी मैम। और उनका जो 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 2 साल की भी नहीं हुई थी, तब उनके उनका पापा का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। बहुत मुश्किल है, मतलब अपने आप को और प्लस छोटे बच्चे को संभालना। तो आप भुज में ही रह रहे थे मैडम आप लोग? नहीं सर, मैं राजकोट में रह रही थी। अच्छा, आप मूलतः मतलब राजकोट साइड के हैं? यस सर। तो उस समय तक तो मैम आप ब्लाइंड फील्ड के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त भी बन गए होंगे तब तक तो? नहीं सर, तब मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं साइटेड के साथ शादी किया था और हमारे घर में सब लोग साइटेड ही थे। जी मैम, जी मैम, जी। पता ही नहीं था कि ब्लाइंड लोग को क्या क्या एबिलिटीज उनमें है और वो लोग ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। जी जी जी। हम तो सिर्फ सारे साइटेड के साथ रहते इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में ही रहते थे कि सब लोग, हाँ, कि सब लोग कितना कर सकते हैं, कंप्यूटर चला रहे, स्कूटर या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते। जी मैम। ऐसा ही हो रहा था। तो कभी सोचा ही नहीं कि आपके जैसे साथियों के बारे में कुछ जाना जाए, कुछ समझा जाए इस समाज के बारे में, है ना? हाँ, वो पता ही नहीं था, ये फील्ड मेरे लिए जी अनजान ही था। जी मैम। तो मैम पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हिमाद्री कौन सी क्लास? हिमाद्री अभी 1st ईयर में है सर। अभी 1st ईयर में है, तो अब तो वो काफी समझदार हैं, अब तो आपकी भी काफी हेल्प करती होंगी वो। हाँ, वो 1st स्टैंडर्ड में है तो समझदार है, उनका हेल्पिंग नेचर है। जी जी जी। अभी पहली क्लास बोला आपने ना? फर्स्ट? हाँ 1st स्टैंडर्ड। 1st स्टैंडर्ड, ओके ओके। तो मैम फिर 2016 में आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए, शायद आपसे भी हमारे श्रोताओं को सीखने को मिले कि आपने कैसे संभाला अपने आप को और अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत आपकी कैसे हुई मैम, ये जरा बताइए हमारे श्रोताओं को प्लीज। जी सर, मैंने सारा मेरा फोकस मेरा हस्बैंड का डेथ होने के बाद, उनके बिना मैं रह नहीं सकती थी सर, क्योंकि मेरी लाइफ का एकमात्र
गॉड मानो, भगवान मानो, ईश्वर मानो, उनको ही मानती थी मैं, दोस्त साथी सब कुछ वही था। सब कुछ। जी मैम। और उनके बिना जीना तो कभी कल्पना में, सपने भी नहीं सोचा था कि उनके बिना हम पूरी जिंदगी कैसे बिताएंगे। जी मैम। और उन पर ही 100% डिपेंडेंट रहते थे। कहीं बाहर जाना तो उनको बोलते थे कि हमारे यहाँ जाना है, तो वो बाइक या गाड़ी में लेकर जाते थे। अकेले भी मैं घर से बाहर निकली नहीं थी कभी। नाम क्या था मैम उनका? देवांग देसाई। देवांग जी। चलिए बताइए आगे मैम। हाँ, तो उनके बिना मैं पता ही नहीं था कि अब कैसे चलूंगी। मैं घर के बाहर उनके बिना एक गली के आगे निकल नहीं सकती थी। तो उनकी ऑफिस थी, मैं ऑफिस में भी कभी गई नहीं थी। एक कदम भी बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था आपके लिए। मुश्किल था। और सामने छोटी बच्ची की पूरी लाइफ थी। जी मैम। वो भी 2 साल की, वो बोलना तो 1 साल की हुई तब से सीख गई थी। और उनका तो क्या है, माइंड पावर बहुत स्ट्रोंग है, ग्रास्पिंग पावर, माइंड पावर बोलो तो। वो सब बोलती थी, मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। सारे मेरे फ्रेंड्स के पापा आ रहे हैं शाम को घर पर, मेरे पापा क्यों नहीं आते। जी 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 जी। तो मैं उनको अपने आप को संभाल कर आंसर देती थी, बेटा पापा अमेरिका गया है, तो वो अभी नहीं आएंगे, तू बड़ी होंगी ना तब आएंगे। जी 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 जी। ऑफिस तो बोलती, तो वो बोलती शाम हो गई, पापा तो ऑफिस से शाम को आ जाते हैं, तो अभी क्यों नहीं आए। मैम बड़ा सुन करके मुझे अभी बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपने तो जिया है इस सबको। ऐसे ही उनको संभालते संभालते 1 साल हो गया। जी मैम। और मेरे सामने सर 2 चुनौतियां थी तब, मैं अपने आप को संभालूं या बच्ची को संभालूं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे बहुत कंफ्यूज रहती थी, डिप्रेशन में आने, पता नहीं था मुझे कि कुछ पता ही नहीं चलता था, पूरा चिंता में मेरा दिन निकल जाता था। जी जी। तो एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि तू ऐसे ही जिएंगी ना तो तू मेंटल डिप्रेशन में आ जाएंगी। जी जी जी। और उनका असर किसी और पर नहीं, तेरी बच्ची पर ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा जी। और एक दिन ऐसा भी आएगा, उन्हें ऐसी डेडलाइन बताई कि मैं तब से स्ट्रांग हो गई कि तू ऐसे करेगी तो तेरी बच्ची भी तेरे हाथ से चली जाएंगी। वो भी बोलेगी पापा तो गए और मम्मी भी चली गई मेरी जिंदगी से। हो। क्योंकि तू उनको संभाल नहीं रही है, उनको पूरा दिन रोती रहती है, सोचती रहती है, तो बच्ची भी तेरे से दूर हो जाएगी। जी मैम, जी मैम। मुझे अचानक से एक झटका लगा, मैं तो नहीं, अब मुझे मेरे लिए नहीं, मेरी बच्ची के लिए जीना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी मैम। उनका क्या गुनाह है जो वो यहाँ धरती पर आई, उनके पापा चले गए, वो तो चलो उनकी लाइफ का सांस खत्म हो गया इसीलिए वो चले गए। जी मैम जी। लेकिन उस बच्ची के आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी थी। हाँ, वही तो, उनके बच्चे के सामने जिंदगी पड़ी है और मैं ऐसे ही सोचती रहेंगी तो वो मेरी गलती होगी। जी मैम जी। इसीलिए मैंने थोड़ा मेरा अपने आप को संभाला। जी मैम। और थोड़ा वहाँ प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट किया। तो प्राइवेट जॉब में भी बोलते थे कि मैम आप 9 से 5 बजे आओ। मैं जाती थी, लेकिन हिमाद्री भी डिप्रेस्ड, वो भी थोड़ा सा ठीक से नहीं रहती थी। वो भी मैं जब आती थी ऑफिस से तो पूछती थी, मम्मी तू क्यों ऑफिस जाती हो, तू क्यों ऑफिस जाती हो। तो मैंने सोचा चलो मुझे जॉब नहीं करना, मैं तेरे पास ही रहूंगी। जी मैम। ऐसे सोचते सोचते 1 साल हो गया। तो कई लोग बता रहे थे कि तू दूसरी शादी कर ले, कोई बोल रहे थे दूसरी शादी नहीं करो। मैं वही कंफ्यूजन में रहती थी कि मुझे दूसरी शादी करना चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो जिंदगी के सामने, जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ जाना, फिर एक आपकी ब्लाइंडनेस, धीरे धीरे रोशनी भी कम हो रही होगी आपकी। वही तो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन आपने कैसे ये सब निर्णय लिया मैम फिर? हाँ, तब सर मुझे पहले तो हिमाद्री का मैंने सोचा कि मैं हिमाद्री को पढ़ा नहीं सकूंगी अकेली। जी। क्योंकि उनके मैं हैंडराइटिंग नहीं देख सकती, किसी बुक में क्या लिखा है, क्या होमवर्क किया है। जी। तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। जी। जी। मैं हर रोज किसके पास जाऊंगी कि मेरी बच्ची का होमवर्क करवा दो, क्या करना है वो करवा दो। जी। और अभी तो आपको पता ही होगा कि सर ये समाज क्या है। सही बात है, बहुत मुश्किल हो जाती है मैम। हाँ, सब अपने अपने सोचते हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं रहता। किसी के पास टाइम नहीं रहता। और मतलब लोगों को तो किसी की खुशी भी नहीं देखी जाती, फिर दुख तो क्या देखेंगे लोग। और दूसरा कि मेरे
का विजन डे बाय डे लॉस हो रहा था। जी मैम। तो ये भी मैंने सोचा, मेरी दीदी है यहाँ भुज में ही रहती है, जी जी जी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि देख बेन, वो तेरा लव मैरिज था, तो जी वो मैम। मैं उनके सामने तुम्हें दूसरे कोई व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं, जी मैम। हाँ, कि उनकी जगह जी। कैसे मैं किसी को वो पसंद करूं। जी मैम। क्योंकि ऐसा नहीं है, तेरे लिए नहीं, बच्ची के लिए सोचना है। अब जी जी। बच्ची को पापा मिल जाएंगे। सही है। मैं तो, और दूसरा भी मैं उनको सवाल करती थी, मैं तो बच्ची को पापा कैसे मिलेंगे, वो बच्ची को संभालेंगे नहीं संभालेंगे, क्या करेंगे। जी मैम। किसी और के अनजान के सामने विश्वास रखना भी अच्छा नहीं है कि कौन कैसा निकलेगा, क्या फ्यूचर में बिहेवियर होगा, वो तो भी हम पता नहीं क्या करेंगे। वो जितना कंफ्यूजन रहता था सर, वो जी मैम। जी वाकई में बहुत मुश्किल होता है मैम। तो वो मुझे ऐसे समझाती थी कि देख, और वहाँ देवांग के लोगों की वहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग थी कि वहाँ जी। ऐसे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था लाइफ टाइम, मुझे और हिमाद्री को। जी मैम। जी मैम। क्योंकि आप लोगों तो खाने पीने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन जो सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट जो चाहिए, एक सहारा जो चाहिए, हाँ, जिसको हम सुख दुख की बातें कह सके, बातें कर सके। जी 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 जी। और सच बताऊं सर, तो 1 साल में मुझे वहाँ, मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहती, किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहती सर। जी मैम। जी मैम। लेकिन जो बीके शिवानी दीदी बोलती है ना, कर्म बोलते हैं, उसमें भी कर्म बनता है। जी 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 जी। हाँ, तो मैं उनकी फॉलोवर रही हूँ। लगता है, हाँ वही मैं कहने वाला था कि शिवानी दीदी को लगता है बहुत सुना है आपने। हाँ, मैंने बहुत सुना था, तो मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहती, लेकिन एक्सपीरियंस बनते गए तब मेरा कंफ्यूजन एक डिसीजन में पड़ गया कि नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। शायद आप देवांग जी के मम्मी पापा या उनकी फैमिली के बारे में कह रहे हैं, राइट? सर, वो पापा मम्मी तो ओके, लेकिन मैं किसी का बोलना नहीं चाहती सर। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन सब बातों को भी आपने सहा, सहन किया आपने, है ना? हाँ, वो क्या है सर, सबको ऐसा लगता है कि अब तो ये उनके हस्बैंड चले गए, तो अब ये कैसे हमारे उनको रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक ठप्पा लगा दिया जाता है विधवा का समाज में। जी हाँ, और विधवा है तो उनको हम घर पे रखना पड़ेगा, ऐसा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, मतलब एक बोझ की तरह समझ लिया जाता है। जी मैम। वही तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैम कैसे निकले आप बाहर इन सब से? तो थोड़ा बहन और जिया जी का सपोर्ट मिला, उन्होंने बताया कि नहीं, अब तुझे दूसरी शादी ही करना है, ठीक है चलो, वहाँ तुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तेरा दिन वहाँ भी निकल जाएगा, लेकिन आगे जाने में हिमाद्री को एक सपोर्ट की जरूरत है। जी जी जी, बिल्कुल सही। उनके पापा के रूप में सपोर्ट मिल जाएगा तो उनका कैरियर भी अच्छा बनेगा। और यस सिंगल पेरेंट बच्चों को संभालना थोड़ा टफ रहता है। जी मैम। और ऐसे ही विजुअल चैलेंज के साथ तो बहुत टफ रहेगा। जी मैम। तो मैंने भी सोच लिया, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो रहा था धीरे धीरे कि ठीक है, सारा प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं है, तब मैंने सोच लिया था। जी मैम। और बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी से लाइफ नहीं चाहती, नहीं चलती, सही बात है, बिल्कुल सही है। जिसे हमें भी समझने वाला चाहिए, हम भी ऐसा लगे कि नहीं, कि जितना हमें वहाँ की जरूरत थी खाने पीने की, इतना ही हम यहाँ खाते पीते हैं, लेकिन कोई हमारा है, कोई हमें सुन रहा है, समझ रहा है। जी मैम, कोई साथ है हमारा। और सर, हम दूसरी की कहा भी चाहते हैं, किसकी शादी वगैरह में चाहते हैं, कोई फंक्शन में चाहते हैं, सब लोग कपल में रहते हैं, तब मुझे बहुत दुख हो रहा था। बिल्कुल कि सब कैसे कपल में है, और मैं पता नहीं ऐसे क्या कर्म किए, तुम्हें अकेली हो गई, ऐसे ही अंदर से आवाज आ रही थी, और दुख ही रह रहा था। जी जी जी। और इतना ही क्या सोचने के बाद दीदी और जीजा जी ने बताया कि चलो, हम भुज में एक है, उनकी भी वाइफ एक्सपायर हो गई है। जी जी। और उनका एक लड़का है 9 साल का। जी मैम। तो हमारे कास्ट के है, स्पेशल एजुकेटर है, तो तेरा जो प्रॉब्लम है वो समझेंगे, और आगे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो तू मना मत कर। जी मैम। जी मैम। और मैंने सोचा वो भी है,
और हिमाद्री भी डे बाय डे बड़ी हो रही थी। बिल्कुल मैम जी। और ये भी मेरे सामने सवाल थे कि जो ये बड़ी हो जाएगी तब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी जी मैम। पापा के रूप में। जब छोटी हाँ। है तो उनको वो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, छोटे हैं तो फिर भी कर लेंगे, बिल्कुल सही कहा। उनको बहुत पता नहीं चलेगा, हम समझा देंगे और वो भी पापा उनसे समझ प्यार लेंगे। करेंगे तो वो भी उनके साथ एकदम से घुल मिल जाएंगी। यस बिल्कुल सही कहा। और उनका लड़का है तो वो भी भैया बन जाएंगे तो वो भाई बहन की पेड़ बन जाएगी। जी 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 जी। इसके हिसाब से बहुत सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मैं दूसरी शादी कर लूंगी। जी मैम। और सर एक और मैं भी एक मंच पर बताना चाहती हूँ सर, जब लेडीज अकेली रहती है ना जी, तो उनके लिए सामने बहुत सारी चुनौती आती है। बहुत ज्यादा, ये बात तो है। लोग फायदा उठाने की कोशिश करते आप हैं। फायदा उठाने की सर आप मैं बोल नहीं सकती कैसे कैसे वो लोग हमको बताते हैं कि पूछो मत। जी मैम जी मैम। तो जब हितेश सर से आपके बारे में बात की गई झरना में, जी सर। तो फिर आसानी से सर की तरफ से सब कुछ हो गया या थोड़ा वक्त लगा सर को भी? बताएं जरा झरना में। मैं मेरी दीदी के घर आई थी देवांग के एक्सपायर्ड होने के 8 महीने के बाद। तो यहाँ एक नवचेतन अंधजन विकलांग विद्या विहार का एक एनजीओ है, दीदी के घर के पास में ही है। जी मैम। तो मैं सोच रही हूँ कि बहन अब मुझे शादी तो ठीक है लेकिन मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। जी मैम। कुछ जॉब वगैरह कुछ करना है तो कि आगे पढ़ाई करूँ। मुझे एग्जैक्ट वो गाइडेंस नहीं था मेरे पास कि मैं क्या करूँ। जी मैम। मुझे लेकिन वो टाइम था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। जी। तो उन्होंने बताया कि चलो मेरे जिया जी ने के यहाँ पास में एनजीओ है, उनके सेक्रेटरी है हिमांशु भाई सोमपुरा, वो बहुत एजुकेटेड है और हेल्पफुल भी है, तो उनके गाइडेंस लेते हैं। तो हम एनजीओ देखने आए। तो मैंने पहली बार, वो भी विजुअली चैलेंज है, उनको भी 5% ही विजन बचा है उनका भी। अच्छा अच्छा, हिमांशु भाई का। जी हाँ हिमांशु भाई का। लेकिन मैंने देखा उनकी ऑफिस में वो इतनी आसानी से अपना लैपटॉप चला रहे थे। जी मैम। तो मैंने पहली बार जिंदगी में किसी ब्लाइंड को लैपटॉप चलाते हुए देखा। क्या बात है, मतलब आपके लिए तो प्रेरणा के स्रोत बने हिमांशु भाई। हाँ प्रेरणा के स्रोत बने। मैंने पहला प्रश्न पूछा, सर क्या ब्लाइंड लोग कंप्यूटर चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते? जी 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 जी। तो अपने पूरा टॉकिंग सॉफ्टवेयर जोश के चलाते सारा बताया कि देखो ये सब सारे कुछ हम लोग कर लेते हैं। जी जी जी। हाँ सर, वो पूरा एनजीओ बताया। यहाँ की ऑडियो लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है नवचेतन अंजन मंडल में। जी। बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी है और सारा बताया, सारे गैजेट्स है कि वीआई के पढ़ाई के लिए। जी मैम। तो उनमें बहुत सारी मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ अब मैं पढ़ सकूंगी। क्या बात। आगे तब हितेश भी वहाँ आए थे, तो मैंने एक बार फेस टू फेस उनको मिली। सर सिर्फ एक झलक देखा ही तो मैं अच्छा। घर के जी। तो जिया जी ने बोला कि हमारे कास्ट के हैं और यहाँ जॉब करते हैं। मैं तो ओके। बाद में घर जाकर मैंने बहन को बताया कि हम एक हितेश नाम के व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई है। जी। तो बहन ने बताया कि मैं उनके बारे में बता रही थी तुझे कि ये भी एक। क्या बात है। जी 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 जी। मतलब बहन ने नाम नहीं बताया था, खाली कहानी बताई थी। हाँ कहानी बताई थी। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। जी। मैं अभी तो नहीं कैसे ही निर्णय करूँ क्या है उनके, क्योंकि वो तो साइटेड है, नॉर्मल है, और मेरा प्रॉब्लम तो बताने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे क्या सोचते हैं। जी। बस ऐसे ही दूसरे दिन तो मैं अपने ससुराल में चली गई थी राजकोट में, तो पता ही नहीं था कि ये बात आगे तक बढ़ जाएगी। जी जी जी। अच्छा, बाकी का काम दीदी और जिया जी ने संभाल लिया? हाँ बाकी का काम उन दोनों ने संभाल लिया। चलिए बहुत खूब। तो हितेश सर। हाँ बोलिए सर। हमने काफी बहुत ही विस्तार से झरना मैम को सुना, उनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में देखा, सुना, समझा। लेकिन कहीं ना कहीं दो अलग अलग जिंदगियां दो अलग अलग जगहों पर स्ट्रगल कर रही थी। भी अपनी जिंदगी में इन्हीं सब बातों से निकल करके आए। जैसा कि मैम ने बताया कि आपकी भी जो पहली शादी थी उसमें आपका साथ छूट गया। तो जब झरना मैम के बारे में जब प्रस्ताव आया आपके पास, जब बातचीत हुई,
तो क्या लगा फिर आपको? आपने भी यही सब तय कर रखा था कि किसी के साथ जीवन बिताना है? वैसे तो लाइफ में जो फर्स्ट पार्टनर होता है, यस सर, उसकी यादें कभी नहीं मिटती। नहीं लगती। ठीक बात है सर, ठीक बात। मैं भी उसी की तरह मैं भी सोच रहा था कि नहीं, शादी नहीं करूंगा, बच्चा है संभालूंगा, बड़ा करूंगा, पढ़ाऊंगा, अपनी जिंदगी वो बड़ा होके जो लग जाएगा तो अपनी चलेगी। लेकिन जब भी घर पे जाता हूँ, मम्मी पापा को देखता हूँ तो वही बात छेड़ देते हैं कि तुम शादी कर लो जी। फिर मना करता हूँ, फिर कोई प्रसंग में जाना होता तो नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ सबको देख के मेरे को थोड़ा अनफील्ड होता है, क्योंकि जो लाइफ निकाली है वो फिर से याद आने लगती है। इससे अच्छा है दूर रहो जी। अपना चल रहा था। लेकिन यहाँ भी जैसे बोल रहे मंशु भाई, वो मेरे दोस्त थे। अच्छा। वो मेरे बड़े भाई भी है, जो सब कुछ है यहाँ के लिए। वैसे तो मेरा सौराष्ट्र में घर है। अच्छा अच्छा जी। तो वो भी मेरे पीछे पड़ गए थे कि भाई तुम शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। भाई और भाभी दोनों विजुअली प्रॉब्लम है, तो दोनों बोल रहे थे कि भाई तुम शादी कर लो। जी जी। मैंने बोला भाई नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बोला नहीं कर लो। उसी दौरान झरना का वहाँ आना हुआ जी। तो फिर मैंने उसको, जिस दिन वो मिली उसके बाद जब घर गई, उसको हम छोड़ने गए थे, मैं और हिमांशु भाई दोनों। अच्छा, रात का टाइम हो गया, चलो गाड़ी ले लो, छोड़ के आते हैं। तो हम गाड़ी लेके उसको छोड़ने गए। उसी टाइम वापस आते ही मैंने हिमांशु भाई को बोला, अगर मेरे को आप बोल रहे हैं तो आप मेरी बात इसके साथ चलाइए, ये मेरे कास्ट की है। क्या बात है। जी जी जी। ये मेरे कास्ट की है। और वैसे भी उसके पापा और मेरे मामा दोनों कहीं एकदम रिश्ते में भाई लगते हैं, कहीं दूर दूर जाके सब। अच्छा, मेरे मोसाड़ में लगती है। जी 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 जी। तो बोला ये अपना ही अपना है। अच्छा जी। और वैसे भी नॉर्मल के साथ जिंदगी तो निकाल चुके थे। जी जी जी। अब कुछ अलग सा करने की इच्छा हो रही थी कि चलो अब किसी को ऐसे हेल्पफुल हो कि जिंदगी भर उसको याद रहेगा। जी जी जी। और इसी फील्ड का तो हमको बहुत अनुभव है। बिल्कुल, स्पेशल फील्ड में ही आपने स्पेशल भी है। काम और किया। हिमांशु भाई और भाभी दोनों जो ब्लाइंड है, उसके साथ में हर दिन हर वक्त रहता था, तो उसका पूरा मुझे पता था। और इसका मैंने एजुकेशन पूछ लिया था, तो मेरे साडू भाई ने मुझे बताया था ग्रेजुएशन तक किया हुआ है। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं उसको मैं जॉब तो लगा ही दूंगा जी, क्योंकि इसकी वैकेंसी कब कहाँ पड़ती है, इसके लिए क्या करना है, सब मालूम था हमको। जी जी जी। तो फिर मैंने अपने मामा को बोला कि भाई ये लड़की है तो बात कीजिए आप। तो बोला वो इसके पापा मेरे दोस्त थे, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है। घर पर भी बोल दिया कि भाई ऐसी बात है, इसको प्रॉब्लम है दिखने में, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बोला ठीक है, तुम्हें जो पसंद है। फिर मेरे मामा ने इसके पापा के साथ बात की और फिर हमारी एक दूसरे से मुलाकात हुई, जो सब बात होती है, और उसके बाद फिर शादी नक्की हुई। और शादी होने के बाद तुरंत ही मैंने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब करवाया। इसको यहाँ हिमांशु भाई के पास लैपटॉप और मोबाइल की ट्रेनिंग के लिए भेजता रहता था कि तुम कुछ सीखो, कुछ नया सीखो। अभी तक तो तुमने जिंदगी के पूरे बिगाड़ ही दिया है। 10 साल 15 साल जो तुम वहाँ रही हो, तुमने पूरा समय अपना बिगाड़ ही दिया है। ये पहले से अगर तुम ये सब करती तो तुम शायद हमारे अधिकारी के रूप में बैठी होती कहीं भी। सही है। तो हितेश भाई, आप दोनों की जो शादी हुई वो कौन सी तारीख थी? जुलाई 2017। 6 जुलाई 2017। तो अब यहाँ पर आकर के मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि जो जिंदगी के संघर्ष का जो दौर था वो बीत गया, आगे अब अच्छी अच्छी बातें होंगी। कुछ परिवार की बात करेंगे, कुछ बच्चों की बात करेंगे, कुछ समाज की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आप दोनों की पसंद का एक गीत श्रोताओं को सुनवाया जाए। बोलो तुम्हारी मेरी पसंद का बताइए कौन सा गीत? हमराज पिक्चर का है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं ये मस्त नग में लुटाता रहा। हाँ हाँ हाँ, बहुत तो सुनते हैं गीत। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुरा
गाती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तस्वीर हो, तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। इस बहुत ही सदाबहार नगमे को सुनने के बाद श्रोताओं एक बार फिर हाजिर हूँ मैं संदीप त्रिवेदी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। और हमेशा हमारा तो कहना यही रहता है, सुनते रहो और मुस्कुराते रहो, और हमराही प्रोग्राम को भी सुनते रहो और अपने जीवन में कुछ अच्छा करते रहो। देखा श्रोताओं आपने कि किस प्रकार दो लोग अलग अलग जगह पर संघर्ष कर रहे थे, दोनों की जिंदगी में भूचाल आया, दोनों की जिंदगी एक तरह से खत्म सी हो गई, लेकिन उसके बाद उन दोनों जिंदगियों ने अपने आप को संभाला और आज दोनों साथ साथ इस जिंदगी में हमराही बन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो हितेश सर, जरा ये बताइए कि इतना सब होने के बाद कभी आपके माता पिता ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया कि भाई जीवन तेरे को बिताना है तो किसी साइटेड के साथ बिताओ, ब्लाइंड के साथ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा है, वो हमारी खुशी पहले देखते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं तुम खुश हो, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको जो पसंद है वो तुम कर सकते हो। आज हितेश भाई वो लोग खुश हैं, आपके मम्मी पापा? हाँ, वो भी खुश है। अभी साथ में रहते हैं आप लोग या वो अलग हैं और कहीं और शहर में और आप? नहीं, वैसे पापा मम्मी तो यहाँ थोड़ा टाइम बीच में अभी थी, 6-7 1 साल तक यहाँ रुकी थी, लेकिन पापा को क्या है कि वो जो कर्मकांड का कार्य करते हैं ना, जी समझ गया, उसकी वजह से उसको वहाँ गांव में ही अच्छा लगता है। ठीक है, कुल ना कि आपके मम्मी पापा तो सौराष्ट्र में ही हैं
और आप हाँ, लोग सौदा यहाँ पर भुज में ही अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। हितेश जी, जो बेटा है हाँ, हाँ। अब मतलब वो भी बच्चा और दोनों, मतलब हिमाद्री और जो बेटा है वो दोनों लोग आदित्य। भी, आदित्य जी, वो दोनों लोग हाँ। भी अब समझ गए हैं सारी चीजों को और अच्छे से जीवन के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप दोनों के साथ। हाँ हाँ, वो भी सब समझते हैं और अच्छे से आगे अपनी लाइफ में सब। अभी दोनों बच्चों को लेकर के समझाने में ऐसी कोई दिक्कत आई या नहीं, सब आसानी से हो गया? नहीं, वैसे तो हिमाद्री में थोड़ा टाइम प्रॉब्लम रहा था शुरू में। अच्छा। उसके बाद तो वो भी हो गई थी। पहले बोलती थी ये पापा नहीं है, ये पापा अच्छा। ऐसे क्यों हो गए है। अच्छा। क्योंकि उसको जो चेहरा उसने देखा था वो उसके दिमाग में, वो उसकी कैच पेट कर लिया था बनी। चेहरा दिमाग में। हाँ। जी 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 जी। बोला भाई वो अमेरिका जाके आया हूँ ना, इसीलिए ऐसा ऐसा हो गया। चलिए, तो वाकई में बड़ा, मतलब आप लोगों ने कैसे इतने अच्छे से जीवन को संभाला है, बड़ा ही एक सीखने वाली बात है ये, मुझे लगता है सबके लिए। और लड़का तो बड़ा था जी, वो सब उसने सब जानता था वो, तो उसने पहले से ही उसकी भी एक डिमांड थी कि मेरी मम्मी चाहिए मेरे को। अरे जी 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 जी। तो उसने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था और वो भी इसकी हर बात मानता है। मेरे से ज्यादा वो भी इसका ख्याल रखता है अभी, क्योंकि मैं तो कहीं बाहर गया हुआ होता तो घर पे वो ही रहता है, कुछ लाना है, ले जाना है, छोड़ना है, सब वही कर देता है। तो अभी आदित्य हिमाद्री का और अपनी मम्मा का, दोनों का पूरा ध्यान रखता है। हाँ, पूरा पूरा। एक मैं थोड़ा सा निजी सवाल पूछना चाहूंगा हितेश सर आपसे। हाँ, बोलिए। आप दोनों अभी खुश हैं अपने जीवन से? मतलब खुश तो हैं ही, लेकिन संतुष्ट हैं, या अभी ऐसा भी आपने सोचा है कि आगे और हम थोड़ा सा परिवार को बढ़ाएंगे? नहीं, अभी हम संतुष्ट है, अभी परिवार को बढ़ाने की बात ही नहीं, क्योंकि 2 बच्चे हैं और 2 बहन और भाई दोनों है, तो उसके लिए भी यही सही रहता है। और इस महंगाई में भी खर्चे 2 के बराबर सही है। बहुत समझदारी वाली बात कही आपने, बहुत समझदारी वाली। क्योंकि उसका फ्यूचर उसको देना है ना, आगे जाके उसको अच्छी सी पढ़ाई करवानी है, उसको जॉब पे लगाना है, कहीं भी खर्चा करना है तो हम बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो उसको डिवाइड में हो जाता है, फिर कहीं खींचतान भी करनी पड़ती है, वो अंदरों अंदर झगड़ते रहते। इससे अच्छा है दोनों अपने आप समझ लेते। जी, बहुत खूब। हितेश भाई, आपने इतना जीवन बिताया है स्पेशल बच्चों के साथ में, दृष्टिबाधित साथियों के साथ में, और अभी झरना मैम के साथ भी आप जीवन जी रहे हैं। कभी आपने इनके साथ शादी से पहले कभी सोचा था इस बारे में कि जो दिव्यांग साथी होते हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद उनको विवाह में, शादी में इतनी दिक्कत क्यों आती है? क्यों परिवार और समाज उनका साथ नहीं देता है? वैसे तो मैं ये पर्सनल बाबत हो गई है जी लेकिन बताऊंगा जरूर। जी जी वैसे तो अगर हम समझ के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता हूँ कि जो टोटली ब्लाइंड होते हैं जी वो सामने वाले का चेहरा नहीं देख पाते। जी अगर कुछ हुआ तो वो तुरंत बोल देते हैं, उसकी वजह से सामने वाले पे क्या इफेक्ट होती है, उसके चेहरे में क्या एक्सपीरियंस आते हैं, वो नहीं देख पाते। इसीलिए शायद कहीं कहीं झगड़े हो जाते हैं। नहीं, झगड़े की बात तो एक्साइटेड के साथ तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन अगर कोई समझदार समझ से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। नहीं हितेश भाई, झगड़े की बात तो बाद में आती है। पहले प्रश्न तो ये आता है कि आसानी से अगर कोई लड़की है तो उसको समाज में, परिवार में लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है, और कोई लड़की, अगर कोई लड़का है तो उसको लड़की मिलना मुश्किल हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ जब मेरी जहाँ तक सोच है, लेकिन कुछ फैक्ट समाज में ऐसा है कि अभी एजुकेशन नहीं है जहाँ पे, वो शायद सोचते हैं कि इसको कहाँ देना है, क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे। जो पढ़े लिखे और जो इस फील्ड से वाकिफ है वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे उसको, क्योंकि उसके जो इसकी एक डिसेबिलिटी का मतलब ऐसा होता है, हम नॉर्मल है तो हम नॉर्मल है, हम कभी भी डिसेबल हो जाएंगे, उसका किसी को पता नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चल रहे रास्ते में कहीं ठोकर लग गई, गिर गए तो सुनना बंद हो गया, या तो फिर देखना बंद हो गया, या फिर मगज के अंदर इंजरी हो गई तो फिर सोचना भी कम हो गया। तो कहीं भी डिसेबल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही है।
अगर एजुकेशन होगा उस फैमिली में तो जी। वो ऐसा बात नहीं सोचेगा उसके अंदर क्या खूबी है, वो क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो अच्छी बात है, उसका लाइफ भी अच्छा जाता है। जी जी। तो हितेश भाई, अभी होता है कि आसपास के आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, समाज में आप दोनों की बातें होती हों कि देखिए दोनों ने जीवन को एक दूसरे के साथ कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ाया है? हाँ, होती है ना। होती है। आप लोगों के उदाहरण भी देते होंगे कुछ लोग? ये उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं भाई देखो इसने ऐसा अच्छा सोचा है। जी, दोनों ने अच्छा सोचा। तो झरना और में बुरा बोलने वाले बुरा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, दोनों तरह के लोग हैं, आपको भी दोनों तरह के लोग मिले हैं? हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमको पहचानना है वो क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा। हम तो बिल्कुल सही। वैसे तो मेरा क्या डिसीजन मेकिंग भी बड़ा अच्छा है और स्ट्रांग भी हूँ मैं। और अरे मैं चेहरे से भी पहचान लेता हूँ कि ये आदमी अपने पास जो बोलता है बाहर जाके क्या बोलेगा, वो भी सोच लेता हूँ मैं उसकी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर किसी के सामने अपना दिल नहीं खोलना है। जी जी। सब बातें किसी के साथ शेयर करना, किसके साथ नहीं करना है। ऐसे तो मैं पहचान सकता हूँ सबको कि इसको ज्यादा बात नहीं बताने का है, इसको जितना चाहिए उतना ही बताने का है। जी 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 जी। तो झरना मैम, यस सर। थोड़ा बताइए कि अब नई जिंदगी जब से शुरू हुई है तब से घर के कामकाज में या बच्चों को संभालने में किसी तरह की कोई कठिनाई आपको महसूस होती है या सब कुछ सीख लिया आपने? सब कुछ वो कैसे घर संभालना, तो सर वो मैं वहाँ संभालती थी, इसीलिए घर संभालना बहुत परेशानी नहीं आई। लेकिन मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि सर वो हितेश का नेचर कोऑपरेटिव है, तो वो हर काम में हेल्प कर देते हैं और उनको कुकिंग भी बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा तो नहीं कि कुकिंग की पूरी जिम्मेदारी आपने उन्हीं को दे दी है? नहीं, वो बताएंगे सर, उन्होंने खुद ने कि मैं बहुत ऐसे ही पक्के हैं वो इंसान। चलिए, तो आप बना लेते हैं, मतलब सभी खाना वाना सब कुछ आप कर लेते हैं आराम से? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। चलिए, और जब पारिवारिक समारोह में, शादी ब्याह में, प्रोग्रामों में आप लोग जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है परिवार का आप लोगों के प्रति? बहुत अच्छा रहता है सर। शादी के और फंक्शन में जाते हैं तो जिसको पता है कि हमारी दूसरी शादी है, एक दूसरे के साथ हम लोग घुल मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है सर कि आदित्य उनके पापा के पहले मेरा ख्याल रखता है और उनके पापा के साथ जितना टाइम नहीं बिताता उनके साथ, इतना मेरे पास टाइम बिताता है, मेरे पास रहता है, सीखता है। और पता ही नहीं चलता, किसी को हम बताते नहीं, अननोन व्यक्ति को, कि हमारी दूसरी शादी है और ये बच्चे हैं। हमारी स्टोरी नहीं बताते तब किसी को पता ही नहीं चलता कि हम लोग कैसे। इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग हो गई अभी आप चारों की। किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारी ऐसे ऐसे हमारा फैमिली बना है। क्या बात, बहुत बहुत खूब। और हिमाद्री का भी ऐसा है सर। पहले वो ऐसी थी कि मम्मी पापा ऐसे क्यों बदल गए, ये नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने सब कुछ उनको समझाया। अब तो उनको पता है कि ठीक है मम्मी मेरे देवांग पापा तो भगवान के पास चले गए हैं, लेकिन एक पापा के साथ ही उनका 3 साल हो गए। वहाँ तो 2 साल थी, यहाँ उनके साथ ज्यादा टाइम हो गया। ज्यादा टाइम हो गया। जी जी। और दूसरी बात ये है कि हितेश भी बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखते हैं। जी 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 जी। उनको कुछ मांगना नहीं पड़ता कि पापा मुझे ये चाहिए, उनके पहले उनकी चीज आ जाती है। क्या बात, बहुत बहुत। और सबसे अच्छी बात तो सर ये है, हिमाद्री आँख खोलते ही पहले पूछती है मम्मी पापा कहाँ है। क्या बात है, क्या बात, बहुत। मैं तेरे सामने हूँ, उनका तो बोल। तो आज अभी कहाँ भेज दिया अपने दोनों बच्चों को, ये बताइए आज इस प्रोग्राम। दोनों हमें डिनर के वक्त ही मैंने बताया था दोनों को कि देखो बेटा, हाँ आज हमारा रेडियो का एक प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू है जी, तो आप दोनों टीवी देखेंगे या पढ़ाई करेंगे। जी, पढ़ाई तो वो लोग सुबह में कर लेते हैं, तो कहते नहीं हम लोग शांति से टीवी देखेंगे। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अभी ये बताओ मैम कि बैंक का जॉब, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके साथ साथ और क्या क्या कर रहे हैं आप और कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं आप, जरा ये बताइए हमारे श्रोताओं। सर और मैं एक ये भी बताना चाहती हूँ कि सर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगी। और
लाइन लोग कर सकते हैं, जॉब आगे बढ़ सकते हैं। ये तो पहले मेरे लिए सारा फील्ड सपना ही था। जी। तो शादी के बाद हितेश ने इतना मोटिवेट किया कि चलो ये फॉर्म, जितनी वैकेंसी आती थी जी। कोई भी फील्ड में, सारे में वो फॉर्म भर लेते थे मेरा। अच्छा। हाँ, और ऑडियो बुक्स, ऑडियो मटेरियल सारा ला कर देते थे कि चलो ऐसे ऐसे मैं पढ़ाई करो जी। तो मैंने भी सोचा नहीं, अब तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनने वाली हूँ। तो मैंने खूब तैयारी करके वो स्टेट बैंक की एग्जाम पास की सर जी। बहुत बढ़िया। और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सबसे इतनी हिस्ट्री में मैं पहली VI हूँ। मैं SBI में जॉब करती हूँ। अरे वाह, क्या बात क्या बात जी। और सर 37 ईयर मेरा रनिंग था तब मुझे जॉब मिली। ओहो, मतलब लगभग ऐसे समय पर लोग हिम्मत हार जाते हैं, जॉब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तब मैंने जॉब के लिए प्रयत्न करना शुरू किया। जी, वो तो ठीक है मैम, जॉब आप कर रहे हैं, लेकिन और आप इसके अलावा मतलब अपने आप को संभालने के लिए और थोड़ा दिल लगाने के लिए और क्या, कहाँ जुड़े हुए हैं आप, जरा ये बताइए। पहले तो मैं बताऊंगी कि बच्चों के लिए मुझे ज्यादा लगाव रहता है जी। हाँ, तो मैं पहले जब राजकोट में थी तो मैं RSS के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जी, हाँ, उनका मैं एक बच्चों का एक चलाती थी जी। बाल सभा, बाल संस्कार केंद्र चलाती थी जी मैम। हाँ, तो उसमें सारे बच्चे आते थे, मेरे पास रहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो मैं ऐसा सोचती कि हमारा भारत सबसे आगे हो। उसमें मुझे ये लगता था कि मैं बच्चों को भी इतना स्ट्रांग बनाऊंगी तब वो जाके अच्छे नागरिक बनेंगे भारत के। जी 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 जी। इसलिए मैं वो बाल संस्कार केंद्र चला रही थी जी। उसमें बहुत अच्छा मेरा टाइम निकला और अच्छा अनुभव हुआ। तो यहाँ भी मैं एक लाइब्रेरी चलाती हूँ घर पे बच्चों की। हाँ, बहुत खूब। बच्चों के लिए लाइब्रेरी चलाती हूँ कि हर सैटरडे वो लोग, बच्चों लोग आते हैं, एक बुक लेकर जाते हैं और नेक्स्ट सैटरडे उनको पढ़ाई करके वापस देना है। अच्छा जी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चला रही हूँ जी। ये काम कर रही हूँ। और जब नवचेतन अंधजन मंडल का मैंने जिक्र किया था NGO में, उनमें भी मैं ट्रस्टी मंडल में हूँ। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो जिस संगठन में आकर के आपका जीवन बदला, वहाँ पर आप एक तरह से सेवा भी कर रही हैं। जी सर। और एक नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड जी, NFB जी, उनमें भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। झरना मैम, जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि आप ब्रह्म कुमारीज में भी थोड़ा समय देते हैं। जी सर। हाँ, मैं ब्रह्म कुमारीज में बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि आपने हितेश का एक एक्सपीरियंस पूछा था। आप तो जानते हैं रेडियो मधुबन भी ब्रह्म कुमारी संस्था का ही एक अंश है, एक हिस्सा है। जी सर, वो नाम ही सुना तभी पता चला या मधुबन रेडियो, तो हाँ, ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड ही है। जी। हाँ सर, तो ब्रह्मा कुमारी में मैं जुड़ी हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी में मैं इसीलिए आई कि मेरे सेकंड मैरिज के लिए मुझे सारे क्वेश्चन मेरे मन में रहते थे। अच्छा। कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से अलग हो गए, ये हो गया, हिमाद्री का यहाँ वहाँ कितना हमने लोगों ने प्रयत्न किया, बाद में हिमाद्री का बोन हुआ और उनके पापा चले गए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा सारे क्वेश्चन रहते थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि तू चल ब्रह्मा कुमारी में, और वहाँ राजयोग मेडिटेशन में लगा तेरा मन। तो उसमें दीदी ने बताया थी कि हमारा लाइफ एक ड्रामा है, हम अपने अपने हिसाब से रोल जो मिल रहा है वो करना है। क्या बात है, बहुत खूब। हमारा रोल सबसे बेस्ट, जो भी रोल मिला है वो रोल अच्छे से निभाना है। कहीं ना कहीं मतलब आपको आगे बढ़ाने में, मदद करने में ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो विचार हैं उनका भी योगदान रहा है। बहुत योगदान मिला है सर उसमें तो बहुत, क्योंकि सेकंड मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, लेकिन जब हितेश ने ऐसे बताया कि हम पहले की याद भुला नहीं सकते, तो तब वो भी एक सेटल होने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता था कि कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे सारे विचार आते हैं। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा जब लेन देन खत्म होता है और जहाँ की शुरू होता है वही हमारी जिंदगी का हिसाब होता है, तो वही हमारा जीवन बीतता है आगे। जी। इससे ब्रह्मा कुमारी ने ऐसा सारा मेडिटेशन में बताया, तो मन को एकदम शांति मिली कि चलो हमारे सारे सवाल के जवाब मिल गए। चलो सचमुच, और हमें भी आप दोनों के साथ बात करके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। यकीनन हमारे श्रोताओं को भी आज
बहुत सारी उलझनों से छुटकारा पाने का जो एक अवसर होता है वो मिला होगा, और हमारे ऐसे साथी खासकर जो अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं इसी सब में जी रहे हैं कि कोई है कोई नहीं है, उन्हें शायद बहुत सहारा मिलेगा आज की कहानी सुनने के बाद। आप दोनों के साथ हमारा ये आज का सफर बहुत ही अच्छा बीता। मैं चाहूंगा हितेश जी और झरना जी, जाने से पहले अंत में आप दोनों हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि डिसेबल आदमी या कोई लेडी है या कोई जेंट्स है तो वो उसको उसकी डिसेबिलिटी को न देखे और उसमें क्या खूबी है, वो क्या कर सकते हैं जी, उसको देख के आगे का जीवन बिताए तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छा ही होगा। बहुत खूब। और झरना मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही ब्रह्मा कुमारी का एक बात ही बताना चाहती हूँ कि जब भी मन में क्वेश्चन आए तब एक मेडिटेशन कर लेना, अंदर से आवाज आएगी जी, जो भी हमारे लिए अच्छा होगा वो। और मुझे तो बस सारे श्रोता को यही बताना है जी कि हर हाल में खुश रहना है। जितनी भी हमारे पास परिस्थिति आती है उसमें कैसे खुश रहना है, वो एक सीखना है। बहुत खूब। तो श्रोताओं, आज सुना आपने हमराही का सफर, बल्कि मैं ये कहूंगा एक बहुत ही अलग तरह की कहानी, जिसमें आमतौर पर लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे आज के दोनों मेहमानों ने अपने जीवन को न सिर्फ संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाया, और आज ये दोनों अपना जीवन बहुत ही खुशी से जी रहे हैं और समाज की जो पुरानी सोच है उसको बदल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार हमराही के एक और सफरनामे के साथ। तब तक मुझे संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, और आप रेडियो मधुबन का ऐप ले लीजिए प्ले स्टोर से, और आप सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा इस प्रोग्राम के बारे में। हमेशा हमें आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। नंबर है 9414151415। यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर कर सकते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।